स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूँ नई वीडियो लेके। पिछली बार हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है अल बिरूनी का टॉपिक। अब जो नया ट्रेवलर है इंडिया में वो आया था इब्न बतूता। हालांकि ट्रेवलर्स तो जैसा मैंने पहले बताया बहुत सारे आए थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। देखिए, अल बिरूनी ने जो कहा है वो किताबुल हिंद में कहा है, और इब्न बतूता जो कहेगा वो अपनी बुक में कहेगा जिसका नाम होगा रिहला। हमारे हिस्टोरियंस उसकी बुक से ही बहुत सारे पार्ट लेंगे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, और बाद में जो बुक वगैरह में हमें पुराना जो डिस्क्रिप्शन मिलता है 14th सेंचुरी का, 13th सेंचुरी का, वो सारा का सारा इन्हीं बुक से मिलता है। चलिए आज बात करते हैं इब्न बतूता की। अब इब्न बतूता की और बात करने से पहले थोड़ा ये सोचना जरूरी है कि इस दौरान सिल्क रूट डेवलप हो चुका था। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है समझने में कि सिल्क रूट आखिर है क्या। तो चाइना से लेके यूरोप तक और नॉर्थ अफ्रीका से लेके साउथ इंडिया तक और इवन साउथ ईस्ट एशिया तक उस सारे रीजन पे बहुत सारे ऐसे रूट बने हुए थे जिनसे ट्रेड होता था। और ट्रेड होता था कैसे, कारवां चलते थे, या फिर ट्रेड ऐसे होता था पानी के बड़े बड़े जहाज होते थे, उनमें सामान लेके जाया जाता था। तो वो सिल्क रूट बड़ा डेवलप हो चुका था, उसकी वजह से इब्न बतूता को इंडिया आने में बड़ी आसानी हुई। अब आसानी कहने का मतलब ये नहीं है कि मोटर गाड़ी थी, प्रॉब्लम अपनी अपनी होती है, लेकिन अगर हम उससे पहली वाली सेंचुरी में जिन लोगों जो ट्रेवलर्स आए थे उनसे कंपेयर करें तो इब्न बतूता को थोड़ा इजी वे में सब कुछ मिल गया था। अब देखिए, यहीं पे इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। देखिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट इब्न बतूता। जैसे अल बिरूनी के बारे में हमने पढ़ा कि उसने इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है, इंडियन रिलीजन्स के बारे में बताया है, ब्राह्मणास के बारे में बताया है। ऐसे ही इब्न बतूता भी इंडिया की सोसाइटी, इंडिया का कल्चर और इंडिया की ट्रेडिशन के बारे में बताता है। इवन हमारा पोस्टल सिस्टम, हमारी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज हैं, उन सारी के बारे में इब्न बतूता अपना डिस्क्रिप्शन देके जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसके बारे में बेसिक जानना पहले जरूरी है। कई बार सीबीएसई या एनी अदर जो भी बोर्ड्स हैं वो इसी में से क्वेश्चन पुट करते हैं। देखिए कैसे, इब्न बतूता की जो बुक है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, रिहला। रिहला इसकी बुक का नाम है, और रिहला जो बुक है याद रखना वो अरेबिक लैंग्वेज में है। अरेबिक लैंग्वेज में इसकी बुक है। अब अरेबिक लैंग्वेज में बुक होना कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करता है कि इस्लाम को फॉलो करता होगा, और ये सच भी है। अरेबिक लैंग्वेज इसने कहां से सीखी? अब देखिए, इसका जो बर्थ हुआ वो हुआ मोरक्को में। अगर आप गूगल मैप की मदद लें पढ़ते पढ़ते और आप देखिए मोरक्को कहां सिचुएटेड है, तो ये मेडिटेरेनियन जो सी है उसके साउथ साइड के अंदर है, वो भी वेस्ट, जो वेस्ट साइड है पूरा का पूरा अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट साइड, वहां पे मोरक्को कंट्री सिचुएटेड है। मोरक्को में इसका बर्थ हुआ। मोरक्को में एक सिटी है जिसका नाम है तंजीर। तंजीर सिटी में इसका बर्थ हुआ। जिस फैमिली में इसका जन्म हुआ था, जिस फैमिली में बोर्न हुआ था, वो फैमिली हाईली एजुकेटेड फैमिली थी और इस्लामिक पृष्ठ थे वो लोग। इस्लामिक पृष्ठ वही लोग होते हैं जो इस्लामिक लॉ जानते हैं, और इस्लामिक लॉ कहते हैं, इस्लामिक लॉ को कहा जाता है शरिया। इस्लामिक लॉ को कहा जाता है शरिया। तो ये इसने एजुकेशन एक्वायर कर ली थी क्वाइट यंग एज में, बहुत छोटा था तभी, और शरिया लॉ को बहुत अच्छे से जानता था। अब ये तो अंदर ही पता नहीं कैसे इसके इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये ट्रेवल करने के लिए निकल पड़ा। अब जब ये शरिया लॉ जान लेता है, मोरक्को में इसका बर्थ होता है, बाद में अपनी बुक लिखता है रिहला जो अरेबिक लैंग्वेज में है, उसके बाद ये अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है तो उस जमाने में ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है जिस जमाने में इंडिया, नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के ऊपर इसका रूल था मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता वहां से चलता है मोरक्को से, तो जो भी सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, पवित्र जगह होती है इस्लाम की, वहां पे जाता है अपने पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। तो देखिए ये मक्का, इसके अलावा उस टाइम सीरिया, इराक,
यमन, ओमान, इन सभी एरियाज में जाता है और बड़ा एक्सटेंसिवली कवर करता है इन सारी एरियाज को। और अगर ये एरियाज को कवर कर रहा है तो वहां जो भी ट्रेडिशन होगा सबको लिखेगा और सबको लिखेगा अपनी बुक में, जिसका नाम है रिहला। आगे देखिए, यहां पे जाने के बाद अगर कोई आदमी इतना ज्यादा ट्रेवल कर लेता है तो इस बात को तो बिल्कुल गौर से देखेगा, ट्रेडिंग को या फिर आप कहें जो बिजनेसेस हैं, इसके अलावा किसी एरिया का कल्चर है या आप कहें किसी एरिया की सोशल एक्टिविटीज है, उन सबको बड़ी गौर से देखेगा। इब्न बतूता इतनी जगह जाके आ गया था, मोस्टली जगह से इन्फ्लुएंस था, इस्लाम को फॉलो करता था और इस्लामिक प्रीचर भी था, शरिया लॉ जानता था। आगे देखिए, यहां से जब वो आगे बढ़ता है तो इंडिया में एंट्री करता है वो सिंध में, और जब वो एंट्री करता है तब ईयर होता है 1333 सी, 1333 सी, 1333 सी। इस दौरान दिल्ली पे रूल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। इंडिया में जब ये एंट्री करता है तो करंट टाइम में तो खैर पाकिस्तान में है वो रीजन, लेकिन हम लोग अपने नेशनल एंथम में बोलते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो इस सिंध वाले रीजन से वो एंट्री करता है। यहां से जब वो एंट्री करता है सिंध वाले रीजन से, तो उसे पता चलता है कि भाई दिल्ली का जो रूलर है वो पैट्रोनेज जनरस पैट्रोन है, मतलब जो भी लोग आते हैं जो आर्ट जानते हैं या फिर जो लोग इस्लामिक लॉ जानते हैं, उनको बड़ी ही जेनरसिटी से रिसीव करता है और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो ये सिंध से चलता है और सिंध से आता है दिल्ली की तरफ। जब ये दिल्ली की तरफ आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक से जब ये मिल लेता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इसकी स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि क्या विद्वान आदमी है, और इसे अपॉइंट कर देता है एज ए काजी। और काजी का मतलब होता है जज। अब सपोज करिए मोरक्को से आदमी आया है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से, वहां से चलता हुआ आया है मक्का, सेंट्रल एशिया भी गया है, वेस्ट एशिया पूरा घूमा है, उसके बाद साउथ एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया है और वहां मोहम्मद बिन तुगलक से मिला है। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी जो विद्वता है, इसकी स्कॉलरशिप है, उसे देख के इंप्रेस होता है और इंप्रेस होकर इसे काजी अपॉइंट कर देता है, जज अपॉइंट कर देता है। अब जज पहले भी पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी और आज भी पावरफुल पोस्ट हुआ करती है। जब ये जज बन जाता है तो इसके पास पावर आ जाती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम मोहम्मद बिन तुगलक जो रूलर है दिल्ली का और ये इब्न बतूता, इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जो रूलर है वो इसे उठा के जेल में पटकवा देता है। जब जेल में इसे रख देता है तो जेल में रहता है तो आदमी कुछ कर तो सकता नहीं है, तो एक काफी दिन अपने जेल में बिताता है। उसके बाद जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, कुछ मामले हैं जो सही हो जाते हैं, तो इसको जेल से बाहर निकाला जाता है और जब बाहर निकाला जाता है तो फिर इसे मोहम्मद बिन तुगलक अपना एनवॉय बना के और भेजता है चाइना कि तुम चाइना जाओ और वहां पे जो मंगोल रूलर्स हैं उनके साथ डील करो। अब चाइना के लिए जब ये जाता है तब ये निकलता है 1342 में, 1342 सी। चाइना के जब ये जाता है तो पहले जाता है मालदीव, वहां भी एक काजी रहता है। इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है, आप केरल की साइड जो देखते हो वहां पे भी रहता है। श्रीलंका भी जाता है, इवन अपने असम और वेस्ट जो बंगाल वाला एरिया है वहां पे भी घूम के आता है। उसके बाद ये चाइना जाता है। चाइना में जब ये जाता है तो चाइना में आजकल जो सिटी है उसका नाम है ग्वांगजू। ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा है क्योंकि चाइनीज नेम है। बाकी वहां पे जाता है, वहां ये बीजिंग तक जाता है जो करंट टाइम पे चाइना कैपिटल है। वहां के रूलर से मिलता है, मुलाकात करता है, कुछ साल वहां रहता है, लेकिन इसका मन वहां लगता नहीं है तो ये वापस चाइना से आ जाता है और चाइना से वापस आता है 1346 में और सीधा अपनी जो नेटिव प्लेस है, जो इसका खुद का घर है, वहां लौटता है। और वो कौन है? मोरक्को। कौन सी जगह है वो? मोरक्को। मोरक्को में वापस लौटता है तो वहां का जो रूलर होता है मोरक्को का, वो इतनी दूर से ट्रेवल करके आदमी आया है, इतने सालों तक बाहर रहा है, इसकी सारी बातों को राइट डाउन कराता है और एक बुक की शेप देता है। उस बुक का नाम ही है रिहला। अब देखिए, अगर हम बेसिक्स को समझें तो कई बार वन या फिर शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर वाले या एमसीक्यूज होते हैं, उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है। पहली बात, रिहला बुक किसने लिखी? हु रोट द रिहला बुक? तो उसका नाम आता है इब्न बतूता। हु केम इन इंडिया इन 14th सेंचुरी? वहां भी नाम आता है इब्न बतूता।
हु केम फ्रॉम मोरक्को, इब्न बतूता। हु वाज अपॉइंटेड एज ए काजी इन दिल्ली, वहां भी नाम आता है इब्न बतूता। हु वेंट टू बीजिंग चाइना, वहां भी नाम आता है इब्न बतूता। तो ये बातें थोड़ी गौर करने की जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा और डीप जाना चाहो तो बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम रहेगा। सिंध से एंट्री करता है। बुक का नाम रिहेला है जिसकी लैंग्वेज अरेबिक है। उसके बाद ये चाइना भी जाता है। दिल्ली में पहले ही काजी अपॉइंट हो चुका था। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखना जरूरी है। अब आगे देखिए, थोड़ा और समझते हैं इब्न बतूता के बारे में। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इब्न बतूता। ऐसा नहीं है कोई बोर वगैरह करता हो। इब्न बतूता का कंपैरिजन 13th सेंचुरी के मार्को पोलो के साथ किया जाता है। मार्को पोलो वाज आल्सो ए ट्रैवलर हु केम इन इंडिया फ्रॉम वेनिस, इटली। अब इटली से मार्को पोलो आया था एंड मार्को पोलो आल्सो वेंट टू चाइना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि इब्न बतूता का कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, तो आप कहेंगे मार्को पोलो। और मार्को पोलो बहुत फेमस ट्रैवलर रहा है इंडिया में। तो मार्को पोलो के साथ कंपेयर किया जाता है इब्न बतूता। इस बात को बिल्कुल न भूलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लेट 13th सेंचुरी में आया था और इब्न बतूता आया था 14th सेंचुरी में। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब देखिए, इब्न बतूता जब इतनी दूर से आता है तो इसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो वो बात, पहली प्रॉब्लम होती है लोनलीनेस की, अकेलेपन की। अगर कोई आदमी मोरक्को से चल के आया है, साथ में कोई है नहीं, अकेला निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो जाके उसे अकेलापन फील होगा ही होगा, या फिर वो बीमार भी पड़ सकता है। तो यहाँ इब्न बतूता एक बार जिक्र भी करता है कि वो एक शहर में जाएगा, एक सिटी में एंट्री करेगा, तो जितने भी ट्रैवलर जाएंगे सभी को लोग क्या क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, मिलेंगे, गले मिलेंगे, बातें करेंगे। लेकिन इब्न बतूता को कोई भी मिलेगा नहीं, कोई इसको अपने हिंदी लैंग्वेज का अभिवादन नहीं करेगा, जैसे इस्लाम में ऐसे करते हैं, ऐसे करते, जो भी है कोई नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा उस एरिया से। और पहली बात फीवर थी इसकी कि ये रोने लग जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो आती है जब कोई ट्रैवल करता है, जो इब्न बतूता बताता है, लॉनलीनेस। दूसरा, जब ये इतने बड़े रीजन में चलेगा तो ऐसा तो है नहीं पहले पुलिस वगैरह इतनी इफेक्टिव हुआ करती थी, आज भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव तो है नहीं। तो देखिए, ये कई बार इसको रोबर्स जो है, ये कई बार डकैत जो है, जो डकैत होते हैं वो इसको लूट लेंगे। यहाँ तक कि ये कई बार जो जिक्र करता है कि मेरे कारवां में जो लोग मेरे साथ थे, मेरे साथ के ट्रेवलर थे, वो कईयों को तो अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा था। मतलब कई तो मर चुके थे इसके साथ के लोग। तो इतने ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में ये पूरे जहां तक इससे पॉसिबल हो सका ये ट्रेवल करता है। और ये तो आप एंथुजियाज्म ही मानो, जो उस जमाने में 14th सेंचुरी में कहां से कहां आ गया। आज कुछ लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो बाय ट्रेन, बाय बस या फिर बाय एयरप्लेन करते हैं, लेकिन उस जमाने में कोई आदमी इतनी दूर से आया है, वो भी सोसाइटी को देखने, कल्चर को देखने, तो कुछ तो खास बात रही होगी इंडिया में जिसने इसको अट्रैक्ट किया। अब देखिए, ये सब जानने के बाद हम ये जानेंगे कि कैसे इसने इंडिया के बारे में बताया है पूरी दुनिया को, और कैसे इसके आइडियाज को आगे वहां की जनता ने रिसीव किया है, जो अफ्रीका की, नॉर्थ अफ्रीका की जनता है, या फिर इवन यूरोप की जो जनता है, पॉपुलेशन है, उन्होंने कैसे इनके आइडियाज को रिसीव किया है। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर करता है इंडिया को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सोसाइटी को, इंडिया के बिलीफ सिस्टम को, इंडिया की वैल्यूज को, सबके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख के गया है। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन देखिए, पहला तो ये लिखता है कोकोनट और दूसरा लिखता है पान। ये हमारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, और लेकिन इब्न बतूता बड़ा ही सरप्राइज होता है कि कोकोनट नाम की चीज क्या है, क्योंकि इसने पाम ट्री देखे थे, जो डेट्स वगैरह होते हैं, खजूर जिन्हें कहते हैं, वो कोकोनट की तरह लंबे होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये अपनी बात ये कहता है इसके बारे में, कोकोनट के बारे में, मैंने एक ऐसा पेड़ देखा तो दिखने में तो बिल्कुल डेट पाम की तरह है, यहाँ पे इसको नारियल या कोकोनट कहा जाता है, और इट जस्ट लाइक ए हेड ऑफ मैन, ये एक आदमी के सर की तरह दिखाई देता है।
इवन इसके 2 आंखें भी है, 2 आईज। अब ये इसके लिए तो बड़ा ही अजीब था कि कोकोनट ऐसा दिखता है। ये भी कहता है कि कोकोनट के बाद जो फाइबर होता है उससे ये लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे किसी चीज को जोड़ा जा सके, जैसे अपने बोलते हैं ना रस्सियां वगैरह, रस्सी वो वगैरह बनाते हैं। दूसरा ये कहता है पान के बारे में कि इंडिया में लोग पान को बहुत कंज्यूम करते हैं और इसकी जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल ग्रेप्स की जैसी होती है और यहाँ पे जो लीव्स हैं इन्हीं की कल्टीवेशन होती है। तो ये 2-3 चीजें वो बड़ी एंथुजियाज्म के साथ एंथुजियास्टिक होकर बता के गया कि इंडिया में ये सब होता है, वहां पे नहीं होता था जहां से आया है। आगे देखिए, कोकोनट पान के बाद ये इंडिया के 2 बड़े शहर हैं, मेजर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज इनको कह सकते हैं, दिल्ली और दौलताबाद। दिल्ली के बारे में भी पूरा जिक्र करके गया है कि हाउ बिगर वाज दिल्ली। ये कहता है कि दिल्ली वाज वेरी बिग सिटी और दिल्ली के अंदर हाउ मेनी गेट्स वर देयर, 28 गेट्स हैं, जहां पे जो बदायूं गेट्स है वो सबसे लार्ज है। इसके अलावा जो ग्रेन मार्केट उसके बारे में बता के गया है। उसके बाद बताता है दौलताबाद के बारे में। ये दौलताबाद वाली बात है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये शहर बसाया था दौलताबाद, और ये बसाया था क्योंकि ये वेस्टर्न फ्रंट से जो अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए साउथ डायरेक्शन में गया था। शुरुआत में ये दिल्ली के अंदर इसका रूल था, फिर इसने सोचा कि दिल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन से, अफगानिस्तान की साइड से, तो इसने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया दौलताबाद की तरफ, और उसी दौरान ये आया था मोहम्मद ये इब्न बतूता। तो देखिए दौलताबाद सिटी को भी ये कहता है कि दौलताबाद सिटी इतनी ही बड़ी है जितनी दिल्ली है, और दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। यहाँ पे ये 2 सिटीज के बारे में अच्छे से बताता है। इसके अलावा एक कमाल की बात कहता है कि ये जो मार्केट्स हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक हब ही नहीं है, ये इंडिया की जो मार्केट्स है जहां पे बुक में लिख रखा है बाजार, ये सिर्फ इकोनॉमिक हब ही नहीं है बल्कि ये सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के सेंटर भी है। पहली बात तो ये कहता है कि इंडिया में ट्रेड बहुत सारा होता है, यहाँ पे जिसके पास नेसेसरी स्किल्स हैं, जिसके पास ऐसे माली रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख के और प्रॉफिट गेन कर सकता है। पहली बात तो ये कहता है। दूसरी बात ये कहता है कि इंडिया के जो मार्केट जो बाजार है वो सिर्फ इकोनॉमिक हब ही नहीं है, आर्थिक केंद्र ही नहीं हो, बल्कि कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज के सेंटर भी हैं। अब ये लाइन कई बार ही क्वेश्चन पुट कर देती है कि सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के सेंटर्स मार्केट्स कैसे हो सकते हैं। मार्केट्स में तो टोटल टाइम पे ट्रेड ही होता रहता है, हम लोगों ने ये देखा है। तो देखिए क्या बताता है, ये कहता है कि हर मार्केट के अंदर एक तो टेम्पल होता था और एक मॉस्क होती थी, और टेम्पल और मॉस्क के आसपास बहुत सारे सिंगर, वो जो म्यूजिशियंस वगैरह, बहुत सारे डांसर मौजूद रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारे जो रिच फैमिली, जो नोबल फैमिली के लोग वो आया करते थे। तो टेम्पल में जाते थे जिसको टेम्पल में जाना है, मॉस्क में जाते जिसको मॉस्क में जाना है, और जो मार्केट है वहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो ये तीनों चीजें मिक्स साथ साथ चला करती थी। इंडियन ट्रेड के बारे में बड़ा ही अच्छा वर्णन करके गया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर गया है इंडियन ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद ट्रेड बताने के बाद ये बताता है इंडियन सोइल की फर्टिलिटी, या इंडियन पीजेंट्स के बारे में कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इंडियन विलेजेस के बारे में। इंडियन विलेजेस के बारे में, इंडियन पीजेंट्स के बारे में बताता है कि मार्केट इतने प्रोस्पर इसलिए है क्योंकि जो इंडियन सोइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और बहुत ज्यादा फर्टाइल होने का रीजन तो आप सभी जानते हो कि हमारे एलुवियल सोइल ज्यादा है, जो रिवर अपने साथ लेके आती है और प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती है। एलुवियल सोइल की वजह से ये बताता है कि पर ईयर 2 टाइम जो कल्टीवेशन वो किया जाता है, 2 फसलें ली जाती हैं, 2 टाइम हार्वेस्टिंग होती है, और ये कहता है कि इस 2 टाइम हार्वेस्टिंग की वजह से जो सरप्लस बचता है वो सरप्लस बिकने के लिए मार्केट्स में आता है, जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं। इससे मार्केट्स ग्रो करते हैं और स्टेट को टैक्स मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरा देखिए, उस टाइम पे इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड का। तो इंडिया का जो कॉटन है, कॉटन क्लॉथ, इसके अलावा इंडिया का जो सैटिन है वो, इंडिया का जो मसलिन है उसके बारे में, मलमल जिसे कहते हैं,
उन सब के बारे में ये बहुत ज्यादा इन सबको अप्रिशिएट करता है, बहुत ज्यादा प्रेज करता है कि इवन ये जो मसलिन है, फाइन मसलिन इतना ज्यादा महंगा था, इतना ज्यादा इसकी कॉस्ट थी कि कई इसे सिर्फ वही फैमिलीज पहन पाती थी जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली हुआ करती थी। तो इंडिया की टेक्सटाइल हो गई, इंडिया का ट्रेड हो गया, इंडिया के पीजेंट्स हो गई, इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, इन सब के बारे में बता के जाता है। दो सिटीज दिल्ली और दौलताबाद वो इकोनॉमिक हब है या सोशल कल्चरल एक्टिविटीज के सेंटर है, ये सब बातें बता के जाता है। और भी कमाल की बात ये बता के जाता है इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में। इंडियन जो पोस्टल सिस्टम है वो उस टाइम पे इतना एफिशिएंट था, वो सारी बातें बताता है। देखिए कैसे कहता है। अब अगर आप इंडियन पोस्टल सिस्टम को आज देखें तो आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह सब कुछ है, तो वो पोस्टल सिस्टम का ही एक टाइप है, लेकिन बस वो डिजिटल हो गया है। उस टाइम पे एफिशिएंसी जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड हुआ करती थी। देखिए इंडियन पोस्टल सिस्टम, भारतीय डाक व्यवस्था, अंतर भी कह सकते हैं आप डाक। देखिए इंडियन पोस्टल सिस्टम, पहली बात तो इंडिया के जितने भी किंग हुए हैं आज तक, आप दो चार को छोड़ दीजिए, और इंडिया के क्या ऑल ओवर जितने भी किंग हुए हैं वो सभी लोग ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड में ग्रोथ करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ट्रेड में ग्रोथ होता है तो स्टेट को कस्टम ड्यूटी मिलती है, टैक्स मिलता है, और उस टैक्स से जो मेटल करेंसी है वो कंट्री में आती है, स्टेट में आती है। और मेटल करेंसी उस टाइम पे गोल्ड भी हुआ करता था, सिल्वर भी हुआ करता था। ट्रेड होता है तो प्रोस्पेरिटी आती है, प्रोस्पेरिटी आती है तो जो आम जनता है वो रिबेलियस नहीं होती, वो रिवोल्ट नहीं करती किंग के अगेंस्ट, और किंग बड़े आसानी से बड़े इजी वे में रूल कर लेता है। इसलिए कोई भी किंग हो वो ट्रेड को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता था, ट्रेड को बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाना चाहता था। तो जो उस टाइम के इंडियन किंग्स थे वो लोग भी ऐसे थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइप पे बता रहा है कि ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जगह जगह पे इंस प्लस गेस्ट हाउस बनाए जाते थे। इंस प्लस गेस्ट हाउस का मतलब धर्मशाला, सराय, ये थोड़े सराय वगैरह गांव के वर्ड है, विलेजेस के वर्ड है। तो ये सब बनाए जाते थे कि जैसे कोई बाहर का आदमी है तो रुकने के लिए उसको जगह मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, छत मिल जाए उसको, ये सब बनाए जाते थे। दूसरा देखिए इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखता है अपना कि इंडिया में दो तरीके के पोस्टल सिस्टम चलते हैं, एक का नाम है दावा और दूसरे का नाम है उलूक। दावा और उलूक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दावा और उलूक। दावा जो सिस्टम है वो था फुट पोस्टल सर्विस, और उलूक जो सिस्टम है वो था बाय स्टेट प्रोवाइडेड हॉर्स। दावा सिस्टम, उलूक सिस्टम, इन दोनों को ध्यान से समझिए, ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। उलूक सिस्टम पहले समझिए। उलूक सिस्टम के अंदर क्या था कि ऑन एवरी 4 माइल, हर 4 मील के ऊपर स्टेट के हॉर्स रहते थे, और जब भी कोई इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी होती थी तो इनको दे दी जाती थी। हालांकि हॉर्स रन करने वाले भी होंगे इनके ऊपर, सिपाही कह सकते हो, मैन कह सकते हो, वो हमेशा मौजूद रहते थे। तो ये अपनी जो भी चीज है, जो भी लेटर है, उसको आगे देते थे, ऐसे वो आगे बढ़ता जाता था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। और इस तरफ देखो, इसमें हर 1 माइल पे 3 स्टॉपेज होते थे, 3 स्टॉप। उलूक के अंदर तो ये था कि एवरी 4 माइल के ऊपर स्टेट प्रोवाइडेड हॉर्सेस मौजूद रहते थे। तो अगर आपको कोई लेटर सेंड करना है तो आप उस हॉर्स के ऊपर जो बैठा है हॉर्स राइडर, उसको पकड़ाओगे, वो अपनी फुल स्पीड से हॉर्स को दौड़ाएगा और आगे पहुंचा देगा। और दूसरा ये था जिसमें फुट सर्विस थी, फिट सर्विस थी, जिसके अंदर क्या था कि जो मैन हुआ करते थे उनको लेटर दिया जाता था, और हर 1 माइल पे 3 मैन हुआ करते थे। उनके हाथ में रोड हुआ करते थे, और रोड के ऊपर बेल्स लगी होती थी। जैसे मान लीजिए स्टिक है
और स्टिक ये पूरी स्टिक है और यहाँ पे बेल्स लगी हुई थी, कॉपर बेल्स। जब ये आदमी को लेटर मिलता एक आदमी को, तो वो फुल स्पीड से दौड़ता था जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी, और बहुत जल्दी आगे जाके इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देता था। ऐसे ही अगर इन दोनों में ज्यादा एफिशिएंट माने तो ये वाला है जिसको कहा जाता है दावा। दावा के अंदर इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचती थी, यहां तक कि इब्न बतूता ये कहता है कि जिस इंफॉर्मेशन को पहुंचने में 50 डेज लगते हैं बाय उलूक सिस्टम, उसको दावा सिर्फ 5 दिन में पहुंचा देता है, ओनली इन 5 डेज। अब ये तो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत से काम करते होंगे। जैसे मान लीजिए स्टिक के ऊपर बेल्स लगी हैं, तो जब कोई आदमी तेज दौड़ता है, बहुत स्पीड रन कर रहा है, तेज दौड़ेगा तो बेल अपने आप ही घंटियां बजती जाएगी, और जो बेल रिंग्स होंगी, तो जब बेल रिंग्स होगी तो जो सामने वाला है जो वो पहले से रेडी हो जाएगा कि अब कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसे लेके आगे डिलीवर करना है। इससे क्या फायदा होता था, क्या बेनिफिट था इन सब चीजों का? पहला बेनिफिट तो ये था कि ये जो पोस्टल सिस्टम है दावा और उलूक, इससे जो ट्रेडर्स उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती थी, इजी हो जाता था उनके लिए। पहली बात तो ऑर्डर्स डिलीवर करना, अगर आपको गुड्स है, गुड्स का कहीं ऑर्डर देना है तो ऑर्डर बड़ी आसानी से चला जाता था। दूसरी बात, जैसे इंफॉर्मेशन जाती तो गुड्स डिलीवर हो जाता था। इसके अलावा पेमेंट भी बड़ी आसानी से हो जाती थी, ये लोग बहुत जल्दी पहुंचाते थे पेमेंट वगैरह। ये सारी बातें ऐसी हैं जो इसकी वजह से होती थी, दावा और उलूक सिस्टम की वजह से। दूसरा, जो स्पाइस है, जो हर स्टेट की सबसे पहली नीड होती है, किंग के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट न कर दे तो किंग हर एरिया में अपनी स्पाइस रखता है, जासूस रखता है अपने। अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती थी तो वो इन दोनों सिस्टम का यूज करते थे, दावा और उलूक सिस्टम। तो पहली बात तो इंडियन पोस्टल सिस्टम बड़ा एफिशिएंट था, इसके दो नाम थे, दावा और उलूक। जो उलूक सिस्टम है उसमें हॉर्स राइडर हुआ करते थे और स्टेट प्रोवाइडेड हॉर्स होते थे ऑन एवरी 4 माइल। इसके अलावा जो दावा सिस्टम है इसके अंदर फुट मैन हुआ करते थे या फिर बाई फुट हुआ करता था। इसके अंदर जो लोग हैं एवरी 1 माइल पे 3 मैन मौजूद रहते थे, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्पीड रैपिडली तरीके से आगे स्प्रेड करते थे, आगे इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते थे। इनके पास एक स्टिक होती थी जिसके ऊपर बेल्स होती थी जो रिंग्स करती हुई जाती थी। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो पिलग्रिमेज पे जाते हैं, जो यूथ वाले जवान लड़के होते हैं, वो भाग के ही जाते हैं, ऐसे पूरा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और बहुत तेज भागते हुए जाते हैं। बिल्कुल वैसी ये सर्विस है, और इस सर्विस का फायदा ये है कि ट्रेडर्स को बड़ा इजी हो जाता है ऑर्डर डिलीवर करना, ऑर्डर देना, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक के एरिया से सामान आता था इंडिया में। और दूसरा इजी हो जाता है किंग के लिए कि वो उसके जो रिवोल्ट कर सकते हैं ऐसे लोग, उसके जो आप कह सकते हैं मिलिट्री कमांडर्स हैं, उसके जो जमींदार्स हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, उन सब पे अपनी आईज नजर रख सकता है, उसके स्पाइस बड़ी ही जल्दी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। ये पोस्टल सिस्टम का फायदा था जो इब्न बतूता बताता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और ये बड़ा सरप्राइज भी होता है कि कितना एफिशिएंट है सारा का सारा। अब देखिए यहाँ तक ये बात हो चुकी है, एक बात और है जो इब्न बतूता बता के जाता है, और वो बात है इंडियन स्लेवरी के बारे में और इंडियन विमेन की कंडीशन के बारे में। ये क्वेश्चन भी कई बार पुट किया जाता है। अब देखिए बार बार ये बात आती है कि इंडियन विमेन की कंडीशन हमको पता नहीं थी, हमारे लोगों को पता थी, लेकिन हमारे लोगों के लिए यहाँ होने वाला कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं था जो उनको सरप्राइज करे। उनके लिए सारी बातें नॉर्मल थी। और आउटसाइड फ्रॉम इंडिया कोई आता है यहाँ तो उसके लिए तो सब कुछ बड़ा सरप्राइज वाली चीज होती थी। जैसे देखिए अभी स्लेवरी के बारे में और विमेन की कंडीशन के बारे में क्या कहता है। स्लेवरी के बारे में ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चर्चा हमेशा से होती आई है, और इवन आज भी आप लोग अगर यूएसए के अंदर देखो तो जितने भी ब्लैक कलर के लोग हैं वो सारे के सारे भाई उनके जो एंसेस्टर हैं वो सारे के सारे अफ्रीका से स्लेव बना के लाए गए थे यूएसए में। अगर आपने 11th क्लास थोड़ी गौर से पढ़ी है तो उसमें एक चैप्टर आता है नेटिव्स के बारे में, इंडिजिनियस पीपल के बारे में। उसमें साफ साफ बताया गया है कि स्लेवरी कैसे की जाती थी, स्लेव कहाँ से लेके आए जाते थे, कैसे उनको टॉर्चर किया जाता था, ये सारी बातें। देखिए इंडियन पोस्टल सिस्टम पूरा हो चुका है, अब हम थोड़ा फोकस करते हैं स्लेवरी
एंड कंडीशंस ऑफ इंडियन वुमेन। स्लेवरी के बारे में इब्न बतूता ये जिक्र करता है, और यहाँ तक कि जब ये खुद आता है तो भी ये सिंध के गवर्नर को एक स्लेव देता है। इसके अलावा जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास आता है तब भी कुछ स्लेव खरीद के लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लेव हैं उनको ओपन मार्केट में बिडिंग के थ्रू सेल और परचेज किया जाता था। अब ये तो क्रुअलिटी है उस टाइम की कि जो स्लेव हैं उनको बेचा और खरीदा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, और स्लेवरी के अंदर सिर्फ मैन ही नहीं थे, विमेन भी इंक्लूड थी। यहाँ तक कि जो किंग्स हैं उनके पास बहुत सारे स्लेव हुआ करते थे, उनके अंदर विमेन भी हुआ करती थी। तो देखिए स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया एट दैट टाइम। इसके अलावा ये कहता है कि जो विमेन है, जो विमेन स्लेव है, उन वुमेन स्लेव को मोहम्मद बिन तुगलक यूज करता था एज ए स्पाई। मोहम्मद बिन तुगलक को अगर विमेन को यूज करना है तो वो यूज करता था एज ए स्पाई। जैसे मान लीजिए किसी के घर में जो मेड है उसका काम मिल गया, तो मेड के काम के लिए दास वगैरह स्लेव वगैरह होते थे, तो फिर उससे जब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी नोबल फैमिली की, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा है जो इन फ्यूचर किंग को अपोज कर सकता है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि भाई कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही उसके अगेंस्ट, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वुमेन स्पाई के ऊपर टिकी होती थी, और वुमेन जो है वो बड़ी मास्टर थी इस मामले में। तो ये वुमेन की कंडीशन के बारे में बता के गया है कि इंडियन वुमेन जो स्लेवरी में इनको परचेज और सेल किया जाता था, मैन भी इंक्लूड थे, और यहाँ तक कि इनको यूज किया जाता था एज ए स्पाई। इसके अलावा ये कहता है कि जो इंडियन वुमेन है वो दौलताबाद जो सिटी है उसके अंदर, ये तो मार्केट की स्ट्रेटजी आज भी यूज होती है। आप किसी बड़े होटल के रिसेप्शन पे जाओ, वहां आपको फीमेल ही रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, मेल तो काफी कम ही होते हैं। ऐसे ही वहां पे होता था। ये कहता है कि इंडियन वुमेन को जो मार्केट है दौलताबाद के अंदर, जिसे ताराबाद कहा है, वहां पे वो एक स्विंग झूले पे बैठी होती है, और झूले पे बैठी होती है तो जो भी लोग वहां गुजर रहे होते हैं मार्केट से वो उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं, और फिर जो भी गुड्स परचेज करना हो, सेल करना हो, वो सारा काम करते हैं। तो देखिए इब्न बतूता के बारे में ये है ब्रीफ नॉलेज। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।